हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की ज्योग्राफी से जो आपकी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आप ये समझ लो कि ये वन शॉट वीडियो है। इसमें आपकी फर्स्ट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए, वो सारे कवर करवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर हैं पहली बुक से वो करवाने वाला हूं। अगर आप इनको करके जाते हो तो ज्यादातर आपको पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ऑल्सो मेंशन इट्स मेन फील्ड। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड वेरिएशन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप की स्टडी होती है उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। इट इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ठीक है, हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है और जो अर्थ का सरफेस है इसके बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर बात करें कि इसमें क्या स्टडी एरियाज हैं, इसकी फील्ड क्या है, इट स्टडीज अबाउट द पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेबिलिटीज ऑफ अ रीजन। ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। इट स्टडीज अबाउट द यूज एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन। रिसोर्सेज को कैसे प्लान करना है उस रीजन के, ये सब पढ़ाया जाता है। स्टडीज कल्चरल एनवायरमेंटल अडेप्शन। ठीक है, ये सब इसके कुछ फील्ड के टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, नेचर एंड ह्यूमन आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइंड दैट दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं नेचर और ह्यूमन आपस में। कैसे, ये आपको बताना है। ह्यूमंस एंड नेचर आर इनसेपरेबल। ह्यूमंस को नेचर से अलग नहीं किया जा सकता। आपको पता है हमारा सब कुछ नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम जी रहे हैं, हम नेचर की वजह से जी रहे हैं। हमें खाने को मिलता है, ये जो हमें ऑक्सीजन मिलती है सब नेचर की वजह से। नेचर ना हो तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ह्यूमन हैव क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट बाय इंटरेक्टिंग विद नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने जो भी अपना एनवायरनमेंट कल्चरल या सोशल बनाया है वो हमने नेचुरल एनवायरनमेंट से ही बनाया है। ठीक है, अगर नेचर ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, और बहुत बारी आप जब पढ़ते हो आपने पोएम वगैरह में भी देखा होगा कि बहुत बारी मेटाफर्स यूज किए जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल चीजों को ह्यूमन एनाटॉमी के साथ जोड़ के बताया जाता है। जैसे ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन भागते थोड़ी हैं, लेकिन हम उसको फिर भी भागते हुए दिखा रहे हैं अपनी पोएम में। ऐसे हम कह सकते हैं ह्यूमन जो है वो नेचर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और हम कभी भी ह्यूमन को नेचर से अलग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। आपको बढ़िया एग्जांपल देते हुए बताना है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। ठीक है, और इस तरीके से भी आता है कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, प्रूव द स्टेटमेंट। हमें ये बताना है कि देखो, अर्लियर द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज आल्सो प्राइमिटिव। होता क्या है कि भाई यहाँ पे अर्लियर जो बहुत ही स्टार्टिंग का टाइम है, जिस टाइम पे इंसान अपनी प्राइमेटिव स्टेज में था, सब कुछ बहुत वेरी लो था टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में। ही अडेप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। ठीक है, कैसे नेचर उसको कहता है वैसे ही ह्यूमन जो है वो रहता था। वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज ह्यूमन हु लिसन टू नेचर। ह्यूमन जो था वो सिर्फ नेचर की सुनता था, अपने से खुद कुछ भी नहीं करता था, नेचर की वर्शिप तक करता था जो ह्यूमन था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्राइमेटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और यही जो हमारी प्राइमेटिव ह्यूमन सोसाइटी थी उसका जो रिलेशन था नेचर के साथ, जिसमें ये डर डर के रहता था जो ह्यूमन है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नाम से जानते हैं। द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटीज बिकम द मदर नेचर। और हमने अपनी नेचर को मदर नेचर तक भी कहा और हम उसकी वर्शिप करते थे। टेक्नोलॉजी काफी लो थी और जो होता था
जैसे कि फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है तो बारिश में भी रह लेते थे, धूप हो रही है तो धूप में भी रह लेते थे। पर आज का जो ह्यूमन है वो कैसा है, बारिश हो रही है तो छतरी बना दी, धूप हो रही है तो एसी बना दिया, सर्दी हो रही है तो हीटर बना दिया। तो यानी कि नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं हम आज की डेट में, लेकिन प्राइमेटिव स्टेज में हम नहीं जाते थे नेचर के अगेंस्ट। फिर आता है कॉन्सेप्चुअली नियो डिटर्मिनिज्म रिफ्लेक्ट्स अ मिडल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। सो इसमें क्या है कि ये कुछ आइडियोलॉजीज हैं ज्योग्राफिकल जो कि आपको चैप्टर 1 में पढ़ाई गई थी। इसमें क्या बताया जाता है कि एक तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ाया जाता है, पॉसिबिलिज्म पढ़ाया जाता है और नियो डिटर्मिनिज्म पढ़ाया जाता है। सो जो नियो डिटर्मिनिज्म है जो कि ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये हमें मिडल पाथ दिखाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का मिडल पाथ। ओके, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है पीछे आपने पढ़ लिया है अच्छे से जब इंसान अपनी प्राइमेटिव स्टेज में था। पॉसिबिलिज्म क्या होता है जो आज के टाइम पे हम कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट जाके सब कुछ करना। सो इसके बीच का भी एक पाथ है जिसको हम कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसमें होता क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। सबसे पहला तो यही पॉइंट याद रखिए, दिस कॉन्सेप्ट गिव्स अस अ मिडल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, एंड पॉसिबिलिज्म। इसके बीच का एक मिडल पाथ ही हमें देता है। और क्या है इसमें, इट फोकस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ पॉसिबिलिटीज विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो एक लिमिट में करो ताकि एनवायरमेंट को डैमेज ना हो। थर्ड है द कॉन्सेप्ट शो द neither इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉट इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। यानी कि ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है कि हमें बिल्कुल भी फ्रीडम के साथ नहीं रहना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल नेचर की सुननी चाहिए। सो हमें एक मिडल पाथ पे चलना है। ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्यर नेचर बाय ओबेइंग इट एंड सेव इट फ्रॉम डैमेज। और हम जो इंसान हैं, हम इंसान जो है नेचर को अगर बचाना चाहते हैं तो हमको नेचर की भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी इन लिमिट। आप जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो एक लिमिट में उसका इस्तेमाल करना है ताकि आगे फर्दर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड स्टॉप। जो अंधाधुंध कटाई हो रही है पेड़ों की वो बंद हो, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग और ये सब हो रहा है भाई, इसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। टू डेवलप टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ इज इंपॉर्टेंट। अगर हमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है तो हमें नेचुरल लॉज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। सो टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि किसी भी ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट कितना हुआ है। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो थे भाई, इसमें हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट। फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट से हमें फायर को डिस्कवर करने में मदद मिली। और डीएनए के सीक्रेट जानने के बाद, जेनेटिक्स जानने के बाद हम बहुत सारे डिजीज के ऊपर कॉन्कर कर पाए हैं। ठीक है, वी यूज द लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन। एरोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं इनको पढ़ने के बाद हम अब क्या है, फास्टर प्लेन, यानी कि हम प्लेन भी बहुत तेजी से उड़ा पाते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, सो इसी तरीके से क्या है कि मतलब आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए हैं कि अगर हमें नेचुरल लॉज नहीं पता तो हम कभी भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आगे है डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। So the population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific time period। एक कोई भी टेरिटरी है, कोई भी जगह है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर वहाँ के पॉपुलेशन के नंबर में चेंज आता है, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है, दिल्ली में मान लो 100 लोग रहते हैं, किसी टाइम पीरियड में वो लोग 100 से 102 हो गए तो भी पॉपुलेशन चेंज हुआ है, 100 से 98 हो गए तो भी पॉपुलेशन चेंज हुआ है, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में ही ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ ही कहते हैं। फिर क्या है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इधर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन एब्सोल्यूट नंबर्स। ठीक है, सो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है कि दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर। ठीक है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होती है, कोई 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच, जैसे 2017 से 2020 के बीच में बर्थ रेट ज़्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। अगर वहीं अगर क्या होता है कि अगर बर्थ रेट कम होती है और डेथ रेट ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। सो ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। डिस्क्राइब द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। देखो, जब माइग्रेशन होते हैं, ठीक है, माइग्रेशन के दो फैक्टर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइग्रेशन का मतलब होता है इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
ओके। सो पुल फैक्टर्स में आता है कि जो चीज़ें हमें पुल करें अपनी तरफ, बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर कंडीशंस ऑफ लाइवलीहुड, पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फेवरेबल क्लाइमेट, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप मान लो दिल्ली में रहते हो, आपको ये दिख रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा है, आपको वहाँ पे रहने की अच्छी मतलब लाइवलीहुड कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं, पर वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी है, ठीक है, और आपकी लाइफ वहाँ पे सेफ रहेगी। तो ये आपके लिए पुल फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें आपको अपनी तरफ पुल करती हैं। समझ में आ गया? सो दीज आर द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। Then we have the next question. Describe the push factors of migrating population in the world. So migration का मतलब है moving one place to another, and push factors are just opposite of the pull factors. Push factor में अगर आप कहीं रहते हो, आपका अगर जो place है वो less attractive है, सो कुछ उसके लिए फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि पुअर कंडीशंस ऑफ लिविंग, रहन सहन की सही कंडीशंस ना होना, पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहना, अनफेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा ना रहना। इसको एक्सप्लेन करोगे आप अंदर, ठीक है, कि इट इज़ द ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर, मतलब ये पुश फैक्टर है माइग्रेशन का। और नेचुरल कैलामाइटीज, अगर लगातार कुछ नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो रहे हैं, एपिडेमिक्स, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ज़्यादा है उस एरिया में, ठीक है, और क्या है कि अगर आपको भाई रोजगार नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भी आप वहाँ पे क्या करोगे, जॉब वगैरह नहीं है। सो ये कुछ आपके पुश फैक्टर्स हो जाएंगे। पुल फैक्टर्स जो आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, पुश फैक्टर्स जिनको छोड़ के आप उस प्लेस को जाना चाहते हो, जिनकी वजह से। डिस्क्राइब थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए, पॉपुलेशन चेंज के लिए तीन कौन से मेन कंपोनेंट है, कौन सी वो तीन चीजें हैं जिनसे पॉपुलेशन में चेंज आता है। चेंज का मतलब है जैसे कि 100 लोग हैं वो 100 से बढ़कर 101 हो जाएं, 100 लोग हैं 100 से घटकर 98 हो जाएं, चाहे घटे चाहे बढ़े। पॉपुलेशन को चेंज करने का मतलब यही है कि चाहे उसमें माइनस हो चाहे प्लस हो। सबसे पहली चीज होती है बर्थ रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे CBR यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं द क्रूड बर्थ रेट। सो द क्रूड बर्थ इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ, ठीक है, लिविंग बर्थ्स इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर लिविंग जो बर्थ है, ठीक है। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बर्थ रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन चेंज। सो अगर इंक्रीज होता है बर्थ रेट में तो पॉपुलेशन क्या है, प्लस में जाएगी, डिक्रीज होता है तो माइनस में जाएगी। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। डेथ रेट क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन चेंज का। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इसी से नहीं बढ़ती, बर्थ रेट से। पॉपुलेशन ग्रोथ इससे भी बढ़ती है अगर मरने वाले लोग कम हैं, अगर जो डिकीज्ड पर्सन हैं, ठीक है, जो डिक्रीजिंग डेथ रेट है वो होती है, तो इससे क्या होता है कि ये भी एक पॉपुलेशन चेंज होता है। और माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या है कि मान लो दिल्ली में 100 लोग रहते थे, 100 में से 10 लोग मुंबई चले गए, ठीक है, तो 90 बच गए, यानी कि पॉपुलेशन चेंज हो गया माइग्रेशन की वजह से, बस सिंपल। सो ये आपके कुछ तीन कंपोनेंट्स थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन में हमारा चेंज देखने को हमें मिलता है। डिफाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपको बताना है। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रीजन। सबसे पहले तो ये बताओ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर आपको बताना है कि वो 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पे भी अगर कोई रहने जाता है तो वो कौन से ऐसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखेगा। सो सबसे पहले द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, किस तरीके से लोग रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, यही हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जियोग्राफिकल, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हम सभी को पता है, वी ऑल नो दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, वाटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, लोग वहीं रहने को प्रेफरेंस देते हैं जहां फ्रेश पानी आसानी से अवेलेबल हो। वाटर इज यूज्ड इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, पानी का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, चाहे वो फिर घर के काम हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ठीक है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। बिकॉज ऑफ दिस रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और जो रिवर वैलीज होती हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं आसपास। दूसरा है लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म क्या होता है कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं फ्लैट प्लेन्स में रहने पे,
ठीक है, जहाँ जेंटल स्लोप हो, एकदम जो फ्लैट एरियाज होते हैं, ना कि ऐसे उबड़ खाबड़ जगहों पर लोग रहते हैं। बिकॉज वहाँ पे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन करनी है, रोड बनाना आसान होता है फ्लैट प्लेन्स पे, इंडस्ट्रीज लगाना आसान होता है। बट द माउंटेन एंड हिली एरियाज, ठीक है, ये क्या है कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह इतना ज्यादा नहीं होता अच्छा। सो ड्यू टू दिस रीजन वैलीज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये कुछ यहाँ की जो वैलीज हैं काफी डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जबकि माउंटेनियस जो इलाके होते हैं हिमालयन रीजन्स के, वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। सो ये दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर जो है हमारा वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या है? एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट काफी कंफर्टेबल होता है, जहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं होते। बट अगर जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जैसे काफी हॉट क्लाइमेट, काफी कोल्ड डेजर्ट्स, ये काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है फिर मतलब ह्यूमंस के हैबिटेशन के लिए। सो मेडिटेरेनियन रीजन्स अट्रैक्टेड मोर पीपल ड्यू टू प्लेजेंट क्लाइमेट फाउंड ओवर देयर। जो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैं या कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस नहीं होते, कंफर्टेबल क्लाइमेट है, वहां पे लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रहने को। फिर आता है सॉइल्स। सॉइल्स क्या है कि फॉर ह्यूमन सर्वाइवल फूड इज इंपॉर्टेंट। हम सभी को पता है खाना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। खाने को ग्रो करने के लिए हमें फर्टाइल सॉइल चाहिए। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, सो हम कुछ भी एग्रीकल्चर में वहां पे नहीं कर सकते। सो अगर हमें फर्टाइल सॉइल मिलती है तो एग्रीकल्चर हमारा अच्छे से होगा। सो एरियाज हैविंग लोमी सॉइल्स हैव इनहेबिटेड डेंसली। हमारे जिन भी एरियाज में काफी फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे, वहां पे क्या है कि काफी ज्यादा लोग रहते हैं। इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, और यूपी तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है इंडिया की। सो बस दैट इज द रीजन। सो ये हमारे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हो गए जिनको हम कहते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रीजन। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है ये हमें बताना है, और उसके स्टेजेस के साथ हमें इसको बताना है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन कैसी होने वाली है, इसको डिस्क्राइब और प्रेडिक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ्स एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरल सोसाइटी। ये हमें थ्योरी बताती है कि पहले स्टेज में क्या होता है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ की हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं होती, एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं होता, फिर आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। सो मैं आपको इसके तीनों स्टेजेस काफ़ी अच्छे से बता दूंगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी हाई होती है, मोर्टेलिटी भी हाई होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, डेथ भी ज़्यादा होती है क्योंकि हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं होती, और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और लिटरेसी तो होती नहीं भाई, और टेक्नोलॉजी का लेवल काफ़ी लो होता है। और ज़्यादातर जो कंट्रीज जो पहले 200 साल पहले इसी स्टेज में थी। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फर्टिलिटी जो है वो हाई होती है बिगिनिंग में, बट धीरे धीरे इसमें सुधार आता है, अकम्पनीड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी धीरे धीरे कम होती है, ताकि क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट होता है हेल्थ कंडीशंस में लोगों की, सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट आता है उस देश की। और नेट गैप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। एंड जो लास्ट स्टेज है इसमें भाई फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों बैलेंस्ड होती है, कम होती हैं, स्टेबल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, काफ़ी अर्बनाइज्ड होता है ये देश, और काफ़ी ज़्यादा लिटरेट पॉपुलेशन होती है, पढ़ी लिखी, हाई टेक्निकल नॉलेज होती है, और मतलब कैसे फैमिली के साइज को कंट्रोल करना है ये भी पता होता है, जैसे कि कनाडा अमेरिका वगैरह देश हो गए, और ये सेकंड स्टेज में इंडिया जैसा देश हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और ये फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा बांग्लादेश हो गया एंड ऑल ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो मैंने आपको बताया ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें फर्स्ट स्टेज में सब कुछ बुरा होता है, फाइनल स्टेज तक आते आते वो देश अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। फिर आगे है वाई वाई डू लो और हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अपीयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में कहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल हाई होता है, कहीं लो होता है। सो ऐसा क्यों होता है? सो हाई लेवल कंट्रीज में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करती है,
गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि ये सब मिले वहाँ के सिटीजन्स को। पॉलिटिकल डिस्टरबेंस नहीं होता, सोशली काफ़ी स्टेबल होते हैं ये देश। देर इज़ नॉट मच सोशल डाइवर्सिटी इन दिस कंट्रीज। सो एग्जाम्पल हैं इसके नॉर्वे, आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा। ये सारे ऐसे देश हैं जो हाई लेवल है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का। कंट्रीज विद लो HDI, यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ की गवर्नमेंट करती नहीं है हेल्थ एंड एजुकेशन पे, इस वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होता है और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहता है, सिविल वॉर रहती है, डिजीज फैले रहते हैं, ठीक है, कभी सोशल इंस्टेबिलिटी रहती है। सो ये सब इसके अंदर आ जाएंगी कंट्री, जैसे अफगानिस्तान वगैरह जैसे देश हो गए, श्रीलंका जैसा देश हो गया, बांग्लादेश हो गया। सो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन इन, जो मतलब कुछ मेन चीज़ें हमें बतानी है कि भाई सेंटर जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो मतलब ये 3 एरियाज में काम होना ही होना चाहिए जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। सो सबसे पहला है हेल्थ। The indicator chosen to evaluate health is life expectancy at birth, which is an indicator of long and healthy life. अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तभी ह्यूमन अपना डेवलपमेंट कर सकता है। एजुकेशन का मतलब होता है एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आर कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ इवेल्युएटिंग एजुकेशन। इट शोज मेंस एक्सेस टू नॉलेज। हमारी एजुकेशन की जो मतलब जो एक जो एक्सेस है, जो नॉलेज है हमारी, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। सो जब तक हम हेल्दी नहीं है, जब तक हम एजुकेटेड नहीं हैं। और थर्ड आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज तक हमारा एक्सेस नहीं है, यानी कि परचेजिंग पावर हमारी और हमारे पास रिसोर्सेज का होना, ये 3 चीज़ें नहीं होती तो कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर ये 3 चीज़ें हैं किसी के पास, आपके पास हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसोर्सेज है, यू आर डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हम, डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ अप्रोचेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली अप्रोच है इनकम अप्रोच। नाम से पता चल रहा है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें बताया जाता है कि जिस बंदे की इनकम काफ़ी हाई है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल भी हाई है, सिंपल। दूसरा है वेलफेयर अप्रोच। इसका मतलब है जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो सारा टारगेट उसका जो मतलब है वो वहाँ के लोगों के ऊपर होना चाहिए, वहाँ के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, मैक्सिमम पैसा स्पेंड करना चाहिए, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। तीसरा है बेसिक नीड अप्रोच। ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इसको बताया था इस अप्रोच को। ये कहते हैं कि 6 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सभी को चाहिए चाहिए। एजुकेशन है, फूड है, वाटर है, सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, रोटी कपड़ा मकान खाना, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाहिए ही चाहिए, बेसिक नीड है हमारी। सो जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। फिर आता है हमारा कैपेसिटी अप्रोच। कैपेसिटी अप्रोच का मतलब है, दिस अप्रोच इज लिंक्ड विद अमर्त्य सेन, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ठीक है, कि मतलब ह्यूमन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जब भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या होता है ये, इसके 4 मेजर पिलर्स क्या हैं। सो अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट दैट इनहेंसेस पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स। यानी कि लोगों की चॉइसेस बढ़े, उनका जो लाइफ का जो एक लेवल है वो इम्प्रूव हो, तो यही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसके जो 4 पिलर्स हैं, सबसे पहले इक्वालिटी है, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। दूसरा सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन्स अपना डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाएंगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि मतलब ह्यूमन लेबर, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लेबर मस्ट बी कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड बाय इनेबलिंग पीपल। आप लगातार एफर्ट्स करो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, लगातार प्रोडक्टिविटी के लिए काम करो, तभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। एम्पावरमेंट, यानी कि इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको एम्पावर करो ताकि वो भी आगे बढ़ सके, तभी ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाएगा, ना कि किसी एक सोसाइटी का। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता हूँ। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन इधर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये एग्रीकल्चर किया जाता है। दिस रीजन इज इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। ये जो रीजन है यहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत उगाए जाते हैं। विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन ये यहाँ की स्पेशलिटी है, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह अंगूर वगैरह उगाना। ऑलिव्स एंड फिग्स आर
other produce of this type of agriculture. Vegetables are grown in winter. मेन कंट्रीज जैसे कि इंक्लूड फ्रॉम ट्यूनेशिया टू अटलांटिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ये इसके अंदर क्या है, ये मेन कंट्रीज हैं। फिर है गिव द डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक हेयरिंग एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है ये और बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको नोमैडिक हेयरिंग का मतलब बताता हूँ। नोमैडिक का मतलब ही यही होता है एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना। दिस इज अ प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, बहुत पुरानी है। इन दिस हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल फॉर फूड, ठीक है। लोग जो होते हैं इसके अंदर वो एनिमल के ऊपर रिलाई करते हैं खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसा कि नाम से पता चल गया है। अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के एनिमल पाले जाते हैं एक साथ, शिप, कैमल, कैटल्स। और द रीजन आर अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, और मंगोलिया, सेंट्रल चाइना। ड्यू टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड न्यू सेटलमेंट प्लान्स ऑफ कंट्रीज दिस एक्टिविटी इज श्रिंकिंग। अब धीरे धीरे पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन गई हैं, आप ये नहीं है चराते चराते दूसरे देश की बाउंड्री में घुस जाएंगे। इस वजह से अब धीरे धीरे ये एक्टिविटी कम होती जा रही है, जो नोमैडिक हेरिडिंग की जो एक्टिविटी होती थी एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को ले जाना। लेकिन अब जो है वो है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ये क्या है, इसमें काफी ज्यादा कैपिटल लगता है, एक तो पैसा लगता है, ये काफी वेस्टर्न कल्चर वगैरह इसमें देखने को मिलता है हमें। देयर रेंचेस कवर एरिया, मतलब कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स एंड दीज वर फेंस्ड। और ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल, एक ही टाइप का एनिमल इसमें पाला जाता है, जैसे कि चाहे शीप होगी तो शीप का ही पूरा होगा वो, एंड कैटल्स होंगे तो कैटल का होगा, गोट होगी तो गोट होगा, हॉर्स होगा तो हॉर्स ही होगा पूरे में। ये नहीं कि सारे एनिमल एक साथ पाल रहे हैं। ऑल द वर्क रिलेटेड टू एनिमल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। जो भी काम होता है एनिमल से रिलेटेड काफी साइंटिफिक बेसिस पे होता है। एंड ब्री ओलिगन, जेनेटे इम्प्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल आर एम्फेसाइन फॉर द एनिमल्स, ठीक है। यानी कि जो डिजीज कंट्रोल के लिए बहुत काम किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है एंड उरुग्वे है। ये कमर्शियल रियर स्टॉक जो है हमारा, जो मैंने आपको बता दिया है, लाइव स्टॉक रियरिंग। और उसके अलावा जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। राइट द मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग के फीचर्स। इन ये मतलब जो फार्मिंग का टाइप है इसके अंदर क्या होता है, क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। एनिमल के अंदर क्या है, कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्री, ठीक है, ये सब इनकम मिलती है भाई इससे। और क्रॉप्स भी होती हैं जैसे कि बार्ले, ओट्स, राई और मेज, फोडर, रूट क्रॉप्स, ये सब इसमें होता है। रीजन्स की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया एक्सेट्रा। काफी ज्यादा कैपिटल लगता है इसके अंदर, मशीनरी से लेकर इसकी बिल्डिंग वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर वगैरह में, और ये ग्रीन मैन्योर्स के लिए भी बहुत पैसा लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये बहुत बारी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ क्रॉप शोन वंस गिव यू यील्ड फॉर मेनी ईयर्स। टी, कॉफी, कोकोआ, रबड़, कॉटन, बनाना, शुगर केन आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। ये नाम याद रखने हैं आपको, प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशन, और इसके अंदर काफी लार्ज जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, खेत काफी बड़े होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन होता है, और सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन इसमें चाहिए होता है, चीप लेबर चाहिए होती है। एंड इंडिया फॉर टी गार्डन्स, मलेशिया फॉर इट्स रबर प्लांटेशन, फिलीपींस फॉर इट्स शुगर केन प्लांटेशन आर फेमस इन द वर्ल्ड। भारत की जो है चाय बहुत फेमस है, मलेशिया का रबड़ बहुत फेमस है, फिलीपींस का अपना शुगर केन, गन्ना बहुत फेमस है प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर। What do you understand by primitive subsistence agriculture? प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता क्या है, ये काफी प्राइमेटिव है और काफी प्राइमेटिव टूल्स से किया जाता था। और इसके अंदर क्या होता था कि जो ज्यादातर जो प्रोड्यूस होता है वो खुद परिवार के ही लोग उसको कंज्यूम करते हैं। इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बिकॉज फॉर्म्स आर शिफ्टेड इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे होता क्या है कि इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये किया जाता है, ठीक है। द वेजिटेशन इज क्लियर्ड बाय फायर, कोई भी जो छोटा मोटा खेत होता है उसको जला दिया जाता है। फिर उसके बाद स्लैश एंड बर्न, इसको एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। प्राइमेटिव टूल्स यूज किए जाते हैं,
और जो एशिस होती है राख को फर्टिलाइजर की तरह काम में लाया जाता है। जैसे कि भाई को मतलब भाई कोई खेत है उसको जला दिया, उसकी राख फिर वहीं पड़ी रहेगी, वो फिर क्या होगा, वहाँ के जो लैंड होगा वहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। इट इज़ नॉन विद डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, लादांग इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो आपको मैंने बता दिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग साइड जो होती है वो मतलब क्या होता है कि भाई आपके घर के आसपास हो सकती है, ठीक है, रेसिडेंट के बाहर होती है। रॉ मटेरियल लोकल यूज होता है आसपास का। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मोर इन द इंडस्ट्री ड्यू टू विच परचेसिंग पावर ऑफ लोकल रेजिडेंट इंक्रीजेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं वहीं, और इसमें क्या है देखो भाई, पैसा ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा लोग नहीं लगते, ज़्यादा मशीन यूज़ नहीं होती, ये आप बता सकते हो। ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होता। लार्ज स्केल में क्या होता है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, ज़्यादा मैन वर्क चाहिए होता है, ठीक है, मैन चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा आपको सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए, ज़्यादा आपको मशीनरी चाहिए। सो इसके अंदर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है आपका, और जो आपका रॉ मटेरियल है वो दूर दूर से मंगाया जाता है। तो ये हो जाएगा। वट इज मीन्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? सो कॉटेज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच पीपल टुगेदर विद देयर फैमिली मेंबर्स मैन्युफैक्चर आइटम्स ऑफ डेली यूज। डेली यूज के आइटम्स को आप अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने घर पे ही बना रहे हो तो वो कॉटेज इंडस्ट्री हो जाती है। और कैपिटल एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसको अफेक्ट नहीं करते क्योंकि आप घर पे ही सब कुछ कर रहे हो। रॉ मटेरियल वगैरह मार्केट में मिल जाता है, कोई मशीन वगैरह नहीं चाहिए होती है, सिंपल जो हैंड टूल्स होते हैं उन्हीं से सब कुछ हो जाता है। एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ फ्रीलांस इंडस्ट्रीज। फ्रीलांस इंडस्ट्रीज के फीचर्स बताने हैं। सो फ्रीलांस इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ लोकेशंस। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मोबिलाइजेशन, ठीक है। दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज, काफ़ी छोटे मोटे इसमें सामान बनाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता। काफ़ी वैरायटी ऑफ लोकेशंस में ये लोकेटेड होती हैं। देर इज ऑल्सो लेस नीड फॉर वर्कर्स, वर्कर्स की ज़्यादा नीड नहीं होती, और ये इंडस्ट्रीज पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं करती। फिर आता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, या फिर व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट कंडीशंस। एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन। उद्योगों यानी कि जो फैक्ट्रियों या फिर इंडस्ट्रीज को उनकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो भाई, रॉ मटेरियल होगा तभी आप वहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ कर पाओगे, फेवरेबल क्लाइमेट होगा तो ही वहाँ पे आप अच्छे से कुछ कर पाओगे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, एनर्जी के सोर्सेज तो चाहिए चाहिए, बिना बिजली के तो काम चलेगा नहीं। ह्यूमन फैक्टर्स में आपकी लेबर चाहिए होती है भाई फैक्ट्री में, कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गाड़ी भाई, ठीक है, वो तो चाहिए चाहिए, मार्केट चाहिए आपको, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। रॉ मटेरियल के बारे में आप जानते ही हैं, फेवरेबल क्लाइमेट मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया द मोस्ट एनवायरमेंट हैज हेल्प्ड, ठीक है। सो ऐसे ही एनवायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एनर्जी सोर्सेज तो वही बहुत ज़रूरी है क्योंकि मशीन्स चाहिए भाई, ज़्यादा पावर चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है तो मोर पावर दे नीड। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ये काफ़ी ज़रूरी है, स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, ठीक है, और जहाँ पे चीप लेबर मिल जाती है ज़्यादातर फैक्ट्रीज वहाँ पर होती हैं। एंड स्विट्जरलैंड्स वॉच इंडस्ट्री एंड जापान इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर्स। और स्विट्जरलैंड और जापान की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, जो वॉच इंडस्ट्रीज हैं, वो रिलाई करती हैं काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर। फिर उसके बाद आगे आता है कैपिटल, भाई पैसा तो चाहिए, ये आपको पता ही है। फिर है नेम द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। आज की डेट में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके क्या क्या फीचर हैं। सबसे पहले है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। सो अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो काफ़ी स्किल्ड लेबर हमें वर्कर चाहिए होते हैं। मकैनिजाइजेशन, ठीक है, मकैनिजेशन ये हमें चाहिए होता है। मशीनें मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल और कैसे वेस्ट का डिस्पोजल करना है,
और पोल्यूशन से कैसे लड़ना है, ये सब के बारे में टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, सो इन एडिशन टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़रूरी होता है। एक पूरा ऑफिसर का पूरा स्टाफ होना चाहिए जो पूरा वहाँ पे एक तरीके से मतलब नज़र रखे कैसे कैसे क्या हो रहा है। फिर है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो इन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ज़्यादातर जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं, जो रिसर्च करके बनाए जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स आर स्किल्ड, ज़्यादातर जो है वो काफ़ी स्किल्ड वर्कर होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय कंप्यूटर एंड डिवाइसेस एंड रोबोट्स। सो द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर वेल स्टॉक्ड विद टॉक्सिक बिल्डिंग्स, ऑफिसेज एंड लेबोरेटरीज एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल पोल्स। ठीक है, ये भी कहा जाता है इनको। दे आर situated in the periphery area of the city because affordable and plenty of land is available in the area. outside cities में क्या होता है, लैंड काफ़ी मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को मतलब इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।